नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग के अपॉइंटमेंट्स को लेकर अब आगे क्या होने जा रहा है और पिछले दिनों जो कमेटी गठित की गई थी इसी मेंबर्स की, उसकी अब तक कितनी मीटिंग्स हुई और फिलहाल स्थिति क्या है, इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं डुक्कू कार्यालय में। डुक्कू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डुक्कू के पदाधिकारी मौजूद हैं। अगर हम बाएँ से देखें तो आराधना गुप्ता हैं, प्रताप जी हैं, सेक्रेटरी रविंद्र पांडे जी हैं और डुक्कू के प्रेसिडेंट जिनको आप पहचानते हैं देवेंद्र शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। इन सभी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या होने जा रहा है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी थे उनकी जो है वो ज़िंदगी पे तलवार लटक रही थी, क्या होने जा रहा है बताएंगे सब शर्मा जी। स्वागत है शर्मा जी हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी। सर, कॉन्ट्रेक्चुअल का जो बात आपने उठाई है सर, जो हमारे यहाँ का 650 के करीब कर्मचारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था, जब एनटीए के थ्रू इन्होंने पोस्टें एडवर्टाइज़ की थी तब हमें ऐसा लग रहा था, स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लग रहा था कि एनटीए में जो टेस्ट ये कराएंगे, क्योंकि हमने पहले इसका विरोध किया था, तो जो कमेटी फॉर्म हुई थी उस कमेटी ने हमसे ये कहा था कि जो एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादातर लोग सेलेक्ट होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो काम कर रहे हैं। लेकिन उसका उल्टा हुआ। जब रिजल्ट आया 4 जुलाई को तो उस समय एक भी कर्मचारी हमारा पास नहीं हुआ, तो उसका हमें बड़ा दुख हुआ। उसके बाद हमने आंदोलन भी किए हैं और आज रिज़ल्ट ये है कि एनटीए का जो रिज़ल्ट आया था, जिसके लिए हमने उस समय भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए थे कि एनटीए ने अपने आप में गड़बड़ियाँ की हैं। वीसी साहब को चिट्ठियाँ लिखवाई गई थी, बहुत लोगों ने चिट्ठियाँ लिख के दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो सेंटर बनाए गए थे उनमें कंप्यूटर हैक कर रहे थे। बंदा बैठा हुआ है, कंप्यूटर अपना आप ऑटोमेटिक चल रहा है। और दूसरी कई सारी डिस्क्रिपेंसी, लोगों को आधे पौने घंटे बाद उन्होंने अलाउ किया। तो जो लोग पेपर दे के आए थे उनको लग रहा था कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। और ये एकमात्र यूनियन है जिसने एनटीए के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज एनटीए को लेकर तो पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। नहीं, बिल्कुल हाहाकार वाली बात है। एनटीए की जो विश्वसनीयता थी उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन है सर। हम सब यही सोचते हैं कि एनटीए जो सिलेक्शन करके देगा उसमें प्रॉपर लोग, लेकिन प्रॉपर लोग नहीं आए। दूसरा, क्योंकि हमारी लड़ाई तो ये थी कि जो 650 कर्मचारी यहाँ पे बैठा हुआ है या कॉलेज में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ बैठा हुआ है, जो पिछले 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है, उसको एकदम से नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। उसकी जो सर्विसेज हैं उसको लाके खड़ा कर दिया गया कि भाई आज के बाद तुम नहीं रहोगे। तो इसका यूनियन ने विरोध किया है सर, ज़बरदस्त विरोध किया था, आंदोलन भी किया था। और आज की डेट में ये है कि हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जिस हालत में जैसे काम कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, वो काम कर रहा है सर। तो उनको जो सैलरी वगैरह है वो टाइम पे उनको मिल रही है? बिल्कुल सैलरी मिल रही है, टाइम पे सैलरी मिल रही है उनको। जो उनको बेसिक प्लस डीए हम लोगों ने पास कराया था वो उनको मिल रहा है। अच्छा, जो कर्मचारी हैं वो अपने परमानेंट होने की बात भी कर रहे थे और ईसी मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, दो या 3 मीटिंग्स भी हुई थी। अब आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने जा रहा है? सर, वो एक्चुअल में ईसी मेंबर्स की कमेटी ना होकर के बलराम पानी जो हमारे डीन ऑफ कॉलेजेस हैं, वीसी साहब ने जिस समय हम लोग स्ट्राइक पे थे, धरना कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उस समय एक कमेटी फॉर्म की थी ये। और उस कमेटी की जो चेयरमैनशिप कर रहे थे वो डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पानी कर रहे थे। उसमें 2 कॉलेज के प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर रमा शर्मा और प्रोफेसर दिनेश खट्टर, केएम कॉलेज के प्रिंसिपल, और 3 हेड्स थे। और एसओएल की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मग्गो, प्रोफेसर जो प्रॉक्टर हैं रजनी अब्बी जी। मतलब एक हाई पावर कमेटी थी। हाई पावर कमेटी की 2 मीटिंग हुई सर। हम इनसे बार बार जो क्वेश्चनिंग कर रहे थे अंदर, वो ये कह रहे थे हम उनसे कि ये जो आपने एनटीए से टेस्ट कंडक्ट कराया है, पहली बात तो टाइम बार हो गया था सर, कि 18 महीने के अंदर अंदर आपको टेस्ट कराना चाहिए था, वो नहीं कराया एनटीए ने। दूसरा, एक मैंडेटरी प्रोविज़न है रिक्रूटमेंट का कि आपको पीडब्ल्यूबीडी का रोस्टर कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी भी संस्था से टेस्ट कंडक्ट कराएं या खुद टेस्ट कंडक्ट कराएंगे तो भारत सरकार का ये गाइडलाइंस है कि आपको पीडब्ल्यूबीडी जो एक डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको रिजर्वेशन देनी है। वो रोस्टर आज तक भी इनके पास नहीं है सर, वो भी हमने इनको विरोध किया। तो दोनों कमेटियों में जब हमने अपनी बातें रखी तो कमेटियों के पास इस चीज़ का कोई सर जवाब ही नहीं था कि आपने क्यों ऐसा किया है। तो अब जो है वो आगे क्या होने जा रहा है? क्या मतलब जो चूँकि एनटीए से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में मामला चल रहा है, इधर आपके कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है? सर, इसमें बीच के रास्ते वाला तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। जो सारा ऑफिशियल हुआ है, इन्होंने मान लो एनटीए से टेस्ट कराने के लिए इन्होंने दिया है, एनटीए ने जिस तरीके से टेस्ट कंडक्ट करा के दिया है, अब वो तो देखो कोर्ट सुप्रीम है,
कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसको यूनिवर्सिटी बाउंड है, यूनिवर्सिटी मानेगी। लेकिन अल्टीमेटली हम जो लड़ाई लड़ रहे थे कॉन्टेक्चुअल की, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं। कॉन्टेक्चुअल आज हमारा अपने सिस्टम है, चाहे वो लाइब्रेरी में काम कर रहा था, चाहे वो लेबोरेटरी में काम कर रहा था, चाहे वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहा है। और आज भी जब हम पीछे 27 तारीख को, अभी जो 27 जून को वीसी साहब से मिले थे, हमने वीसी साहब से यही रिक्वेस्ट की है कि सर, जिसने अपना पूरा टाइम यहाँ लगा दिया, किसी ने 20 साल लगा दिया, किसी ने 25 साल लगा दिया, किसी ने 15 साल लगा दिया, जो उसका मेन पार्ट था लाइफ का। और सर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, ये लोग ना ऐसे ही नहीं लगाए कि ले बुलाया किसी को, ला भी सेलेक्ट हो गया। बिल्कुल प्रॉपर सिलेक्शन हुआ है, प्रॉपर सिलेक्शन से ये लोग लगे हुए हैं। और एक चीज़ और हमने वीसी साहब को बोली है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जो कॉन्ट्रैक्ट के फेवर में है, उसकी कॉपी हमने वीसी साहब को दी है। उसमें 2 जजों की बेंच ने ये डिसीजन दिया है कि अगर कोई किसी विभाग में कोई कार्य है वो मतलब सालों साल चलता है, मतलब सीजनल नहीं है, और उस पर अपॉइंटमेंट हो रखी है, तो उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये चिट्ठी हमने वीसी साहब को दी है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और वीसी साहब को हमने यही रिक्वेस्ट किया है कि जितना हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है वो सिस्टम में मर्ज होना चाहिए, तो कोई ना कोई पॉलिसी यूनिवर्सिटी बनाएगी इसके ऊपर। अच्छा, एक और बात सुनने में आ रही है कि आपने जो है वो एक डिमांड और रखी है कि पिछली कुछ पोस्ट जिनके अपडेट दिए थे एनटीए से पैसा मांगा है आपने वापस। जी सर, एक्चुअल में 23 फरवरी 2021 को एनटीए ने पोस्ट एडवर्टाइज़ की थी। अब 23 फरवरी 2021 में उन्होंने 51 कैडर्स के लिए वो मांगी थी, एप्लीकेशन मांगी थी। तो उन्होंने क्या किया है, जो टेस्ट कराया है ये मार्च 2023 में कराया है सर, टाइम बार होने के बाद, और 5 कैडर का टेस्ट कराया है। उसमें लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, जेसीटी असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट का टेस्ट कंडक्ट कराया है। जो रिमेनिंग 46 कैडर्स हैं सर, उनको तो टच ही नहीं किया एनटीए ने। पैसा उनका भी लिया उन्होंने, 1000 रुपये पर कैंडिडेट लिया। एक आदमी ने 6 फॉर्म भरे हैं। और वो बड़ी जो पोस्टें हमारी बची भी रह गई हैं जिनको एनटीए को टेस्ट वो कराना चाहिए था। हालांकि आज की डेट में तो एनटीए खुद क्वेश्चनिंग है कि उनकी जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह से वो टेस्ट वेस्ट ले रहे हैं, वो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज पूरे देश के अंदर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो हम तो अच्छा सोच रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट नहीं कराया। लेकिन जो हमारी डिमांड है, जो हमारी मेन डिमांड आज की डेट में है, वो ये है कि अगर आप टाइमली ये सब चीज़ें नहीं करा पाए हैं, तो जो आप पैसा रखे बैठे हैं उसको रखने वाले आप कौन होते हैं? उस पैसे को कैसे डकार सकते हो आप? लगभग कितना पैसा होगा सर? करोड़ों में होगा, करोड़ों में पैसा है। इन्होंने तो हमारे माननीय रजिस्ट्रार साहब, जो हमने चिट्ठी में भी लिखा है, इन्होंने एक चिट्ठी नहीं लिखी है उनको कि भाई 2021 में आपने पैसा लिया है लोगों से, जो देश के गरीब आदमी का पैसा है, देश के मजदूर का पैसा है, किसी मेहनत कश का पैसा है, उस पैसे की लायबिलिटी कहीं तो होगी, कुछ तो होगा। उसने कहाँ से ला के 1000 रुपये दिए और वो 1000 रुपये पता नहीं कौन से खाते में पड़ा हुआ है। तो हमने चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी हमने ऑनरेबल वीसी को भी लिखी है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी हमारे पदाधिकारी होते हैं यूनिवर्सिटी के, उनको भी लिखा है, सीबीआई डायरेक्टर को भी लिखा है, ऑनरेबल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को भी लिखा है। तो हमने भेजा भाई जो पैसा जो इन्होंने काम ही नहीं किया उसके लिए वो पैसा रखने वाले होते कौन है, वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और भी, 12 जनवरी को जब गांधी भवन में कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पर वीसी साहब ने कहा था कि अब जो है वो जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो परमानेंट अपॉइंटमेंट होंगी, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग। तो अभी क्या नॉन टीचिंग और परमानेंट अपॉइंटमेंट लगातार हो रही हैं? सर ये आपने बहुत 4600 अपॉइंटमेंट्स हुए टीचर्स के, लेकिन अभी नॉन टीचिंग को लेकर अभी कुछ ऐसा दिखने को नहीं आया। सर ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अभी वीसी साहब से जब हम लोग मिले थे, हम 7 लोग थे डुकू के, वीसी साहब ने ओपनली डीन ऑफ कॉलेज और डायरेक्टर साउथ दिल्ली कैंपस भी वहाँ बैठे हुए थे, उनके सामने साफ शब्दों में बोला है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के लिए मना किया है, नो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट नॉन टीचिंग का। इवन देन जिन 1-2 कॉलेज हैं, जैसे इंदिरा गांधी फिजिकल एजुकेशन का जो प्रिंसिपल है वो एडामेंट है, उसने 11 अपॉइंटमेंट करी हैं। हमने वीसी साहब को कहा, मैंने कहा सर एक तरफ तो आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं होंगी, दूसरी तरफ उन कॉलेज का प्रिंसिपल जहाँ पे सैलरी नहीं दे पा रहा टाइम पे, वो तो उन कॉलेजों में सर जहाँ पे सैलरी नहीं, इस महीने भी सैलरी नहीं मिली है, उसके बावजूद भी 11 अपॉइंटमेंट अपने चाहतों की करे बैठा है वो। तो ये बात हमने वीसी साहब को रखी और वीसी साहब ने उसके ऊपर कहा भाई कमेटी फॉर्म करिए उनके खिलाफ, अगर इस तरह कोई कर रहे हैं। क्योंकि इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि वीसी साहब जो बात उन्होंने गांधी भवन में कही है उस बात पे अडिग हैं, और वो यही कह रहे हैं कि रेगुलर अपॉइंटमेंट कर्मचारी की आप करिए। अच्छा, जेएनयू और जामिया में जो सुनते हैं कि जो अपॉइंटमेंट की अधिकतम आयु सीमा वो 40 साल तक है, डीयू में 27 साल के आसपास है, तो कभी इसके लिए डुक्कू ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि हमारी भी जो है वो एलिजिबिलिटी कंडीशन में कुछ चेंज किया जाए?
नहीं सर, इसके लिए आवाज़ नहीं, ये जो रिक्रूटमेंट रूल हमारा 2020 आया है, इससे पहले भी जो RR 2008 था या RR 2013-15 था, जो रिक्रूटमेंट एज है, इससे पहले DU में भी रिक्रूटमेंट एज नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने एज अगर डिसाइड कर दिया तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ। मैं इसको अच्छा इसलिए मानता हूँ, देखो जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उसके लिए एज वेवर दे रखा है, उनका एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो जो आदमी फ्रेश आएगा वो 27 साल की एज में अगर वो आता है तो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, इससे यूनिवर्सिटी को फ़ायदा होगा, कॉलेज को फ़ायदा होगा, तो इसको डुकू गलत नहीं मानती। अच्छा, कॉलेज में अगर किसी कर्मचारी को कोई परेशानी होती है तो डुकू कैसे जो है एक्शन लेता है? पिछले दिनों दौरान कॉलेज के कर्मचारी के नाम पर पोस्टर लगाए गए, बाद में उन पोस्टर को हटवाया भी गया, तो इस तरह की गतिविधियाँ जब होती हैं तो डुकू कैसे एक्शन लेता है? सर एक्चुअल में जो हमारे पास ग्रीवांसेस आती है, ये जो पोस्टर की बात आप ये कर रहे हो, पहली बात तो मेरी नॉलेज में नहीं है कोई, ये पता नहीं कौन से, मतलब क्या बोलूँ, इनके लिए कोई वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकता, कौन से लोग हैं जो पोस्टर लगा रहे हैं किसी कर्मचारी के खिलाफ या किसी प्रिंसिपल के खिलाफ या दूसरे जो पोस्टरबाजी यहाँ पर होती है, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। दूसरा, अगर कोई ग्रीवांस हमारे पास आती है, रिटर्न में आती है या लोग इकट्ठे होकर आते हैं हमारे पास, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज़ नहीं हम उसको करते हैं, एंटरटेन करते हैं। अच्छा, अब देखा जाए तो इश्यूज़ लगभग जो है वो सेटल से हो गए हैं, क्योंकि अब ना तो कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है और ना तो आपकी मीटिंग्स लगातार हो ही रही हैं, तो अब हम क्या मान के चलें, 2024 का आधा साल निकल चुका है, तो बाकी जो बचे हुए आधे साल में किस तरह की खुशियाँ आने वाली हैं? सर कर्मचारी, हम कोई पेशेवर धरना प्रदर्शनकारी नहीं है, हम सिर्फ जो चीज़ें हमें लगती हैं कि ये चीज़ें प्यार से नहीं निकल रही हैं या मीटिंग के द्वारा नहीं निकल रही हैं, तब हम मजबूर होकर ये कदम उठाते हैं। हम सब यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं, हम बच्चों के भले के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कोई लैब में काम कर रहा है, कोई लाइब्रेरी में काम कर रहा है, कोई मिनिस्ट्री स्टाफ में काम कर रहा है, हम सब सेवाएं देते हैं स्टूडेंट को, ये हमारा कोई पैसा नहीं है धरना प्रदर्शन करना। अगर हमारी बातें पॉजिटिवली अथॉरिटी सुन रही है तो धरना प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए, मैं तो ओपन इस चीज़ को बोलता हूँ आपको। अच्छा, डुकू का जो इलेक्शन है वो भी इस साल प्रस्तावित है, तो वो लगभग कौन से महीने में होने की उम्मीद है? सर डुकू का इलेक्शन प्रस्तावित है, तो डुकू की हम एग्जीक्यूटिव कल की डेट में जो बीती, कल 4 तारीख को मीटिंग कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव की। इसके बाद हमारा डिसीजन हुआ है कि 30 तारीख को हम वर्किंग कमेटी बुलाएंगे, क्योंकि एक प्रोसेस है, पहले हम एग्जीक्यूटिव में लाएंगे उस चीज़ को, फिर हम वर्किंग कमेटी में लाएंगे, वहीं पर हम कौन इलेक्शन ऑफिसर होगा हमारा, कौन सी डेट होगी, या ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सर वहाँ पे। तो अभी वर्किंग कमेटी हमें 30 तारीख, उसके बाद एक जनरल बॉडी बुलाएंगे अगस्त में, और शायद सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में डुकू का इलेक्शन होगा सर। अच्छा, आपकी लगातार मीटिंग्स चल रही है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से, अगर अगली मीटिंग में जो है वीसी साहब ही आपसे कोई फार्मूला पूछ लें कि कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या फार्मूला जो है वो होना चाहिए, जिससे कि उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे और जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन पर कोई बात भी ना आए, तो क्या सलाह देंगे आप? सर मेरी सलाह यही है, जब हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग उनको देखा आए हैं, जो ऑनरेबल 2 जजों की बेंच ने जो डिसीजन दिया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, हम वीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको फॉलो किया जाए और इन सबको एब्जॉर्ब किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा जी हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स ए लॉट सर।